हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा कराई जा रही एनईपी के तहत जो बीए सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हुआ था, वह ओएमआर बेस पर हुआ था। इसका एग्ज़ाम हो चुका है। तो इसी के संदर्भ में इस पेपर का हम लोग एक व्याख्यात्मक हल करेंगे। यह जो पेपर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा कराई जा रही बीए फोर्थ सेमेस्टर के भूगोल की पेपर है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो भारत, बांग्लादेश, वियतनाम और मालदीव। तो इन चारों में जो वियतनाम है वह सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। राइट आंसर इसका हो जाएगा वियतनाम। तो ये हो गया वियतनाम। अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग सार्क के बारे में समझते हैं। तो ये जो सार्क है, यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी शुरुआत और पहली बैठक 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक समूह है। 8वां देश अफगानिस्तान बना, जो बाद में शामिल हुआ। जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय 7 देश ही हुआ करते थे। जो भारत से संलग्न देश हैं, उन्हीं देशों को इसमें शामिल किया गया है। तो यदि देखा जाए तो पहला भारत है, दूसरा श्रीलंका, फिर मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फिर बाद में अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ। तो इस प्रकार वियतनाम इसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया वियतनाम। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाफ्टा का गठन कब हुआ था? लाफ्टा का गठन कब हुआ? तो लाफ्टा का गठन सन 1962 में हुआ था। इसका पूरा नाम लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। अगला क्वेश्चन, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा किस देश की है? तो यह विचारधारा भारत देश की विचारधारा है। तो राइट आंसर भारत। भारत में वर्तमान में एफडीआई कितना है? तो 2021 और 22 में भारत को कुल 83.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई रहा, जो 2023 में घटकर 70.9 हो गया। तो 70.9 के अप्रॉक्सीमेटली ये 70 है, तो हम 70 पर जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 70 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में विकासशील देश का उदाहरण है। तो विकासशील देश जर्मनी एक विकसित देश है, जो एशिया का एकमात्र विकसित देश है। जापान जो एकमात्र एशिया का विकसित देश है। फिर जर्मनी यूरोप का है, ये भी विकसित देश है। ब्रिटेन भी यूरोप महाद्वीप का ही है, जो विकसित देश है। तो इसमें जो भारत है वह एक विकासशील देश का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभ मिला है। तो जो वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभ मिला है वह विकसित देशों को मिला है, तो इसका राइट आंसर विकसित देश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहते हैं, तो इसका कानपुर राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं कि मुंबई है जो, तो मुंबई को काटन और पोलिस के नाम से जाना जाता है, जबकि अहमदाबाद को पूरे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो आर्थिक भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मर्फी के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्फी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आर्थिक भूगोल शाखा है, तो आर्थिक भूगोल शाखा एक मानव भूगोल की शाखा है, तो ये एक मानव भूगोल शाखा, तो इसका राइट आंसर मानव भूगोल। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस विद्वान ने आर्थिक भूगोल को वाणिज्य भूगोल से पृथक किया था? 10वां क्वेश्चन कि किसने आर्थिक भूगोल को वाणिज्य भूगोल से अलग किया था? तो गोर्ज ने सर्वप्रथम जो है कि आर्थिक भूगोल को वाणिज्य भूगोल से अलग किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोर्ज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक भूगोल के अध्ययन के उपागम है, तो आर्थिक भूगोल के जो अध्ययन के उपागम है ये क्रमबद्ध उपागम भी है, व्यवहार परक उपागम भी है, तंत्र उपागम भी है। तो इस आधार पर ये तीनों सही हो जाएंगे, तो ये आपका तीनों ही सही हो जाएगा, तो इसका चौथा आंसर हो जाएगा ये सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि डी विट्रिसी ने विश्व के कृषि प्रदेशों का विभाजन कब किया था? तो विट्रिसी ने विश्व को कुल 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था और इन्होंने सर्वप्रथम विभाजन 1936 में किया था, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक भी डी विट्रिसी के द्वारा लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विट्रिसी। आगे चलते हैं। चेन्ना नामक स्थानांतरणशील कृषि कहाँ की जाती है? तो देखिए, स्थानांतरणशील कृषि वह कृषि होती है जो एक विशेष रूप से जनजातियों के द्वारा की जाने वाली कृषि होती है। इस कृषि में वनस्पतियों को काट करके जला दिया जाता है और फिर वहाँ पर कृषि की जाती है, तो इसी को स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। इसी को भारत में झूमी कृषि के नाम से जाना जाता है, जबकि अन्य देशों में इस कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो भारत में मैंने बताया कि झूमी कृषि की जाती है, जबकि श्रीलंका में इसी को चेन्ना नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश चूँकि भारत से सटा हुआ है तो वहाँ पर भी झूमी कृषि ही पाई जाएगी। और जो मलेशिया है, तो मलेशिया में जो है कि मलेशिया और इंडोनेशिया में लद्दाख कृषि के नाम से इसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न पर चर्चा किया, तो मैंने बताया था कि भारत में स्थानांतरणशील कृषि को ही झूमी कृषि के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झूमी कृषि। आगे चलते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल, चूँकि यह एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर खट्टे रसीलेदार फल बहुत अधिक मात्रा में जो है कि पाए जाते हैं या यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। तो
धान, चाय और गेहूँ इनको छोड़ करके जो फल है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका फल राइट आंसर हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। पृथ्वी पर मिलने वाली प्रत्येक वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है क्या कहलाती है? तो जो मानव के लिए उपयोगी है वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, यह वाक्य किसने कहा? तो एक जिम्मरमैन विद्वान थे जिन्होंने यह कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं। तो वो कैसे बनाए जाते हैं? जब वह संसाधन मनुष्य के ज्ञान के अनुरूप होता है तो उसे जिम्मरमैन ने ही मनुष्य के ज्ञान को ही सबसे बड़ा संसाधन कहा। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा जिम्मरमैन। आगे चलते हैं। एकरमैन ने विश्व को कितने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया? तो एकरमैन ने विश्व को कुल 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। सर्वसुलभ संसाधन का उदाहरण है, यानी कि ऐसे संसाधन जो सभी जगह उपलब्ध हों। तो ऑक्सीजन भी होता है, मिट्टी भी होता है, लोहा नहीं होता, कोयला नहीं होता। तो ऑक्सीजन तो होता है लेकिन मिट्टी जिसमें अच्छी फसल उगाई जाती है लेकिन ये सब जगह तो नहीं पाई जाएगी। तो इस आधार पर ऑक्सीजन सर्वसुलभ संसाधन का एक अच्छा उदाहरण हो जाएगा। आगे चलते हैं। वह तत्व जो उपयोगी तो है लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है क्या कहलाता है? तो ऐसे संसाधनों को हम गुप्त संसाधन की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि छुपी हुई संसाधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त संसाधन। आगे चलते हैं। किस संसाधन को काला सोना कहते हैं? तो इसमें जो कोयला है इसी को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। आगे संसाधन संरक्षण का अर्थ है। तो संसाधन संरक्षण का अर्थ मतलब संसाधनों का विवेक पूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण का अर्थ होता है। तो इसमें संसाधनों का अनैतिक उपयोग ये तो है नहीं, संसाधनों का तीव्र दोहन ये भी नहीं होगा, और संसाधनों का अभिष्ट उपयोग ये हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसाधनों का अभिष्ट उपयोग। आगे चलते हैं। अध्यापन एवं शोध कार्य किस श्रेणी के व्यवसाय हैं? तो देखिए, मनुष्यों के द्वारा कुछ क्रियाकलाप की जाती हैं जिनसे उन्हें आय की प्राप्ति होती है। तो उसी को जो है कि हम आर्थिक कार्य के नाम से जानते हैं। तो ये आर्थिक कार्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया और तृतीयक आर्थिक क्रिया। तो तृतीयक आर्थिक क्रिया एक सेवा से जुड़ी हुई होती है। तो इसमें जो अध्यापन का कार्य है वो सेवा से जुड़ा हुआ है। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक आर्थिक क्रिया। अब चूंकि देखिए जो शोध है, अब ये शोध थोड़ा सा उच्च श्रेणी का कार्य है तो इसको चतुर्थक श्रेणी में भी रखा गया है, लेकिन प्रश्न की प्रकृति के आधार पर इसका सही जवाब तृतीयक हो जाएगा, चूँकि शोध अध्यापन के क्रियाकलाप से ही जो एक उत्पन्न हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अनव्यकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो ऐसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग हो जाए और फिर वह दोबारा उपयोग में न लाया जा सके, तो ऐसे संसाधनों को अनव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। तो देखिए इसमें कौन से संसाधन है जो दोबारा प्रयोग में न लाया जा सके? पेट्रोल है, लोहा है, हीरा है, चांदी है। तो इसका जो पेट्रोल है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल को यदि एक बार हमने उपयोग कर लिया तो फिर दोबारा इसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल। आगे बढ़ते हैं। नव्यकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अब देखिए, अभी अनव्यकरणीय के बारे में बताया, नव्यकरणीय संसाधन क्या होता है।
वे संसाधन जिसका हम एक बार से अधिक उपयोग कर सकते हैं, ऐसे संसाधनों को हम नव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। तो कोयला यदि एक बार हमने जला दिया तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। पेट्रोल को यदि एक बार हमने ईंधन को जला दिया तो उसका भी यूज नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस का भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो वन है, इन चारों में सबसे बेहतर है नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण के रूप में, तो ये वन पर हम जो है कि मार्क लगा देंगे। चलिए उसके आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है? तो अभी हमने बताया था कि 3 प्रकार की मुख्य रूप से आर्थिक क्रिया होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या होते हैं कि जिनमें कृषि की जाती हो, खेती की जाती हो, शिकार या आखेट, लंबरिंग भी होता है। लंबरिंग मतलब पेड़ों को काटना हो गया। तो ये सभी प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं होती हैं। फिर उसके बाद द्वितीयक और तृतीयक होती हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो नहीं है तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं है तो वहीं पर हम एक मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है, तो इसमें वानिकी यानी कि है, चराई है, बागाती कृषि है। लेकिन जो वित्तीय सेवाएं हैं, यह वित्तीय सेवाएं तृतीयक आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन को मानसून वन कहा जाता है? तो मानसून वन वर्षा वन को, भूमध्यरेखीय वन को, पर्णपाती वन को या पर्वतीय वन को। तो जो पर्णपाती वन होते हैं उन्हीं को हम मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। जो वर्षा वन होता है उन्हें हम भूमध्यरेखीय या विषुवतरेखीय वन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र कितना बनाए रखा जाना चाहिए? तो इसके अनुसार कुल 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से 1/3 भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर 1/3 हो गया। नीली क्रांति निम्नलिखित में से संबंधित है। तो दुग्ध उत्पादन से, तेल बीज उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से। तो जो दुग्ध उत्पादन है ये तो श्वेत क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध इनमें से मत्स्य उत्पादन से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन हो जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं। टैगा वन के नाम से जाने जाते हैं। तो टैगा वन शीतोष्णकटिबंधीय मिश्रित वन होते हैं, या मानसूनी वन होते हैं, कि शीतोष्णकटिबंधीय संकुल वन होते हैं, या भूमध्य सागरीय वन होते हैं। तो टैगा वन को हम शीतोष्णकटिबंधीय संकुल वन के नाम से जानते हैं। इन्हें बोरियल वन भी कहा जाता है। और ये जो टैगा वन होते हैं ये कोमल लकड़ियों के भंडार होते हैं। और जहाँ पे टैगा वन पाए जाते हैं तो वहाँ पर अधिक मात्रा में जो है कि कागज उद्योग की स्थापना की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये शीतोष्णकटिबंधीय संकुल वन। आगे चलते हैं। प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है। तो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र या दक्षिणी अटलांटिक क्षेत्र। तो इन चारों में सर्वाधिक जो प्रमुख मत्स्य उत्पादन होगा वह उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्रों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र में उत्तर से आने वाली शीत धारा, जिसे हम लेब्राडोर की ठंडी धारा कहते हैं, और दक्षिण से जाने वाली गर्म जल धारा, जिसको हम गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। जब इन दोनों धाराओं का विसरण होता है तो तापीय व्युत्क्रमण के कारण वहाँ पे धूम्र या कुहरा जैसा बनता है, जिस कारण वहाँ पे प्लैंकटन का विकास होता है। और प्लैंकटन मछलियों का प्रिय भोजन होता है। और प्लैंकटन को खाने के लिए जब मछलियाँ आती हैं तो वहीं पर उनका शिकार कर लिया जाता है। तो वो मत्स्य उत्पादन में अग्रणी हो जाता है वह क्षेत्र। तो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र में एक है ग्रांड बैंक
और उसके दक्षिण में है जॉर्ज बैंक। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र। अब उसके बाद देखिए डांगर बैंक आ गया। तो डांगर बैंक भी इसी तरह का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मछलियों का अधिक उत्पादन होता है, जो कि यह उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है। उसके आगे चलते हैं। लौह अयस्क की सबसे उत्तम श्रेणी है। तो लौह अयस्क की सबसे उत्तम श्रेणी ये है आपका मैग्नेटाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नेटाइट। अब इसके बाद लौह अयस्क को लौहांश की मात्रा के आधार पर कुल 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट और चौथा सीडेराइट। तो मैग्नेटाइट में सर्वाधिक लौहांश की मात्रा 72.4% पाई जाती है, जबकि हेमेटाइट में 60 से 70% पाई जाती है और लिमोनाइट में 30 से 60% पाई जाती है और सीडेराइट में 10 से 48% तक लौहांश की मात्रा पाई जाती है। एक बात और कि जो हेमेटाइट है इसका भंडार विश्व में सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभ्रक का प्रकार है? तो देखिए सीडेराइट तो ये एक लोहे का अयस्क है, लिमोनाइट भी है और मैग्नेटाइट भी है। तो अब बचा बायोटाइट। तो बायोटाइट क्या हो जाएगा? एक अभ्रक का प्रकार हो जाएगा। अगला सवाल, किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिण अफ्रीका में 2 खानें हैं, एक सोने की खान और एक हीरे की खान। तो किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सोने की खान के लिए जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरे की खान। अगला सवाल, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, गोवा में, मुंबई में, चेन्नई में। तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ये हैदराबाद में स्थित है। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। चावल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। उसके आगे बढ़ते हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल यह उष्ण और आर्द्र दोनों प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा उष्ण आर्द्र। उसके आगे बढ़ते हैं। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? भारत को, क्यूबा को, ब्राज़ील को, इंडोनेशिया को। तो चीनी के कटोरा के नाम से प्रसिद्ध क्यूबा देश है, जो पश्चिमी द्वीप समूह का एक देश है, द्वीपीय देश है। उसके आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील में कहवा के बाग को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील में कहवा के बाग को फेजेंडा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेजेंडा। जबकि सेल्वास और पंपास ये दोनों ही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम वान थ्यूनेन ने 1826 ईस्वी में किया था और इन्होंने अपने सिद्धांत में कुल 6 प्रकार की पेटियों का जिक्र किया, जिसमें अलग अलग पेटियों की अलग अलग विशेषताएं थी। अब उसके आगे जो बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वान थ्यूनेन। अगला सवाल, वान थ्यूनेन ने केंद्रीय नगर के चारों ओर विकसित होने वाली कितनी मुख्य पेटियां बताई? तो देखिए ये सवाल आ गया। तो वान थ्यूनेन ने
कुल 6 पेटियों को बताया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 6। उसके आगे वान थ्यूनेन द्वारा बताए गए सूत्र में जो 5वीं पेटी का क्या अर्थ है? कृषक का लाभ, उत्पादन लागत, परिवहन व्यय, वस्तु का विक्रय मूल्य। तो आइए सबसे पहले हम इनकी पेटियों पर चर्चा कर लेते हैं। तो वान थ्यूनेन ने कुल 6 प्रकार की पेटी बताई और 6 प्रकार की पेटी बताई, जिसमें उन्होंने पहली पेटी को दुग्ध व्यवसाय वाली पेटी बताया, उसके अलावा साग सब्जी वाली पेटी बताया, मतलब ऐसी पेटी जैसे कि वो नगर के किनारे या नगर के बिल्कुल समीप स्थित हो और नगर को उसकी आपूर्ति हो सके, जो साग सब्जी दुग्ध है, क्योंकि ये दोनों जल्दी खराब हो जाते हैं। दूसरी पेटी ईंधन को बताया था। इसी प्रकार इन्होंने कुछ 6 पेटियों को बताया था। 6वीं पेटी को इन्होंने पशुपालन का कहा और 5वीं पेटी को इन्होंने त्रिप्रणाली सिस्टम में बांटा था, यानी कि उसमें चारवाहा, कृषि और प्रति तीनों भूमि होंगे। तो 5वीं पेटी की बात कर रहा है, तो इस आधार पर इन्होंने परिवहन व्यय को बताया था, यानी 5वीं पेटी नगर से दूर होगी तो परिवहन व्यय भी अधिक हो जाएगा। तो ये परिवहन व्यय पर हम जा सकते हैं। अगला सवाल, गन्ना मूलतः किस देश का पौधा है? तो गन्ना मूलतः भारत देश का ही पौधा है। अगले सवाल पर चलते हैं। वान थ्यूनेन ने कृषि औषधि सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? तो इन्होंने सन 1826 में अपने कृषि औषधि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला सवाल, विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो विश्व में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्के का उत्पादन करने के बाद वहाँ के सूकरों को खिलाया जाता है और फिर सूकर का मांस वहाँ के लोग खाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला, वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में किया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909। और इन्होंने अपनी अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन में लिखी एक पुस्तक, यानी कि जर्मन भाषा में लिखी एक पुस्तक के माध्यम से किया था। उस पुस्तक का नाम अबर डेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रियन था, लेकिन फिर 20 वर्ष के बाद इसी पुस्तक का प्रकाशन पुनः अंग्रेजी भाषा में हुआ, जिसका नाम रखा गया थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत। तो ये हो गया इसका राइट आंसर 1909। अगले सवाल पे चलते हैं। आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग वेबर ने अपने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में किया था और इन्होंने बताया कि समान परिवहन लागत को जो मिलाने वाली रेखा होगी वही आइसोडोपेन रेखा कहलाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेबर। अगला सवाल, वेबर के अनुसार वे पदार्थ जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया में कम नहीं होता है कहलाता है। तो वेबर ने अपने सिद्धांत में कुछ पारिभाषिक शब्द भी दिए थे, जिसमें से शुद्ध पदार्थ, मिश्रित पदार्थ, स्थानीय पदार्थ, ये तीनों उन पारिभाषिक शब्दों में शामिल हैं। तो आइए देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है। ऐसे पदार्थ जिनकी उत्पादन प्रक्रिया में भार में कोई कमी नहीं होती है, उसको शुद्ध पदार्थ वेबर ने बताया। और ऐसे पदार्थों का जो सूचकांक होता है 1 होता है। मिश्रित पदार्थ क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके उत्पादन प्रक्रिया में भार में कमी होती है, ऐसे पदार्थों को मिश्रित पदार्थ बताया। अब स्थानीय पदार्थ क्या है कि ऐसे पदार्थ जो
स्थाना रूप से पाए जाते हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ हो जाएगा, जैसे कपास से वस्त्र तैयार किया जाता है या कपास से सूत तैयार करते हैं, तो जितना कपास होगा उतना ही लगभग सूत तैयार होगा। लेकिन जब हम किसी लौह अयस्क से कोई इस्पात तैयार करेंगे, तो यदि 10 टन लौह अयस्क है तो वह 10 टन इस्पात तैयार नहीं कर हो पाएगा। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, भार में कमी हो जा रही है। तो इसी को हम मिश्रित पदार्थ कहेंगे। जहाँ भार में कमी नहीं होगी उसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। उसके आगे चलते हैं। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है। तो यह न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर के तट के सहारे फैला हुआ है। और यह जो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है, इसे गत्यात्मक औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। जब इस प्रदेश का वहाँ पर विकास किया गया तो सर्वप्रथम वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ, लेकिन धीरे धीरे सूती वस्त्र उद्योग के अलावा अन्य उद्योगों का भी विकास हुआ, इसलिए उसे हम गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके आगे चलते हैं। भारत में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम लौह इस्पात कारखाना यह पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थापित किया गया था। कब? 1874 ईस्वी में। लेकिन बाद में जमशेदपुर में 1907 में साकची नामक गांव में भारत का लौह इस्पात कारखाना लगाया गया, और इसको लगाने वाले जमशेदजी टाटा थे। तो उन्हीं के नाम पर साकची गांव का नाम जमशेदपुर रखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसनसोल। आगे बढ़ते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो देखिए, ये फिर क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, अभी इसके पहले दिया था। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। वे उद्योग जिनमें घर पर ही वस्तु तैयार की जाती है क्या कहलाती हैं? तो ऐसे उद्योगों को हम कुटीर उद्योग के नाम से जानते हैं। यानी घर घर में होने वाले उद्योग, जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ये सब क्या है, घरों घरों में जो है कि होता रहता है। तो उन्हीं को हम कुटीर उद्योग के नाम से जानते हैं। आगे, विनिर्माण उद्योग में शामिल है। तो विनिर्माण उद्योग में उत्खनन कार्य तो नहीं शामिल है, वन वस्तुओं का एकत्रीकरण भी नहीं शामिल होगा, लौह इस्पात उद्योग और इनमें से कोई नहीं। तो जो लौह इस्पात उद्योग है यह विनिर्माण उद्योग में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। आगे, जल जहाज निर्माण में अग्रणी देश है। तो जल जहाज निर्माण में जो अग्रणी देश है, इन चारों में जापान अग्रणी देश है। आगे चलते हैं। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो जो मैनचेस्टर है यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। जब औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ था तो उस औद्योगिक क्रांति के आरंभ के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम जो है कि इंग्लैंड के मैनचेस्टर नामक स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी। तो जहाँ जहाँ पर भी सूती वस्त्र उद्योग अधिक विकसित हुए हैं उन सभी को हम मैनचेस्टर का उपनाम दे देते हैं। जैसे भारत की बात कर लेते हैं तो भारत में अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत फेमस है, इसलिए उसको भारत का मैनचेस्टर कह दिया गया। अब उत्तर में कानपुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत फेमस है, तो इसलिए उसको पूरे उत्तर भारत का जो एक मैनचेस्टर कह दिया गया। तो इस प्रकार सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। आगे चलते हैं। वुहान औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है? तो वुहान औद्योगिक प्रदेश यह चीन में स्थित है। अभी 2 साल पहले कोरोना काल में जो कोरोना वायरस का विस्तार हुआ था पूरे विश्व में, माना जा रहा था कि यह चीन के वुहान शहर से हुआ है। तो वुहान औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? यह चीन में है।
अगला सवाल, परिवहन के साधनों में सबसे बड़ा और सस्ता साधन है? तो सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। तो जो जल परिवहन है यह परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता साधन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल परिवहन। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है? तो विश्व का जो सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है वह है सिंगापुर, तो सिंगापुर इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, गंगा नदी पर कौन सी राष्ट्रीय जल मार्ग स्थित है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1, राष्ट्रीय जल मार्ग 2, राष्ट्रीय जल मार्ग 3, इनमें से कोई नहीं। तो गंगा नदी पर इलाहाबाद से लेकर के पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक गंगा नदी में एक जलमार्ग निर्मित किया गया, उसी को हम राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं, और उस राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम रखा गया राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1। आगे चलते हैं, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जो जोड़ने वाली नहर है उसको हम पनामा नहर कहते हैं, जबकि सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अब कील नहर किसको जोड़ेगी? तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ देगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर। आगे चलते हैं, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो देखिए ये आ गया, क्योंकि जो लाल सागर है वो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, तो यह सुएज नहर क्या करेगी? उसको जोड़ देगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुएज नहर। आगे चलते हैं, रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है? तो रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग? तो विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक मार्ग है, चूँकि यह मार्ग 2 विकसित महाद्वीपों को जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक मार्ग। 2 विकसित महाद्वीप कौन से? एक यूरोपीय महाद्वीप हो गया और दूसरा उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया। आगे चलते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में फैला है? तो ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है यह रूस में फैला हुआ है और यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये रूस। अब उसके आगे चलते हैं, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग किसको जोड़ता है? तो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग यह वैंकूवर को हैलीफैक्स से जोड़ता है, यानी कि कनाडा में या कनाडा के पश्चिमी हिस्से पर वैंकूवर है और पूर्वी हिस्से पर हैलीफैक्स जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो वैंकूवर को हैलीफैक्स से जोड़ता है, तो राइट आंसर 1। अगला, केप काहिरा रेल मार्ग स्थित है? तो केप काहिरा रेल मार्ग यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो केप को काहिरा से जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। आगे चलते हैं, WTO का पूरा नाम क्या है? तो WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1994 को हुई थी और कार्य का आरंभ 1 जनवरी 1995 से हुआ, और यह गैट का ही एक नया रूप है, और गैट की स्थापना 1947 में हुआ था। और WTO में वर्तमान में कुल 130 देश इसके सदस्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं,
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो WTO का मुख्यालय पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अब उसके आगे चलते हैं। वर्तमान में WTO के सदस्य देश हैं, उसमें भी मैंने बताया था कि इसमें कुल 130 देश हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 130। आगे, आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान यह दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है। इसकी स्थापना सन 1967 में हुई थी और दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देश सदस्य हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967। अगला सवाल, ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो ओपेक यानी कि पेट्रोल निर्यातक देशों का एक संगठन है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। तो ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है ओपेक का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960। अब उसके बाद है ब्रिक की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक की स्थापना जून 2009 में हुआ था और इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। शुरुआत में इसमें कुल 4 देश थे, बाद में 5वां देश जुड़ा जिसे हम साउथ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, तब यह ब्रिक की जगह ब्रिक्स हो गया। तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, यानी कि यदि इसको ऐसे लिख दिया जाए BRIC, तो B का मतलब ब्राज़ील, R का मतलब रूस, I का मतलब इंडिया, C का मतलब चाइना, फिर बाद में जुड़ गया यस, तो ये हो गया ब्रिक्स। इसका मतलब हो गया साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देशों का एक समूह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक्स की स्थापना 2009 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं। सार्क का पूर्ण रूप है? तो सार्क का पूर्ण रूप दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा सार्क। इसमें कुल 8 देश हैं। इसके पहले के प्रश्न में हमने इसके बारे में बताया। अंतिम सवाल और 75वां सवाल, नाफ्टा की स्थापना कब हुई थी? तो नाफ्टा की स्थापना सन 1992 में हुआ था। तो नाफ्टा यानी उत्तरी अमेरिकी व्यापार संघ है और यह उस समय USA, कनाडा प्लस मैक्सिको द्वारा सन 17 दिसंबर 1992 को इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया, लेकिन 2 वर्ष बाद इसकी स्थापना की गई। तो सर्वप्रथम संधि पर हस्ताक्षर 1992 में हुआ और आगे चल कर के 2 साल के बाद 1994 में इसकी स्थापना की गई। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें ताकि और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। और हाँ, सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो जब हम YouTube पे डालें तो उसकी जानकारी आपको तत्काल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।